नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम अब आने वाले हैं, तो ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से दो क्वेश्चन बच्चों आपको टर्म 2 में 100% आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो सकता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क का हो सकता है। इसमें से जो क्वेश्चन है बच्चे आपको केस स्टडी में भी बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है आप भी देख रहे होंगे पिछले 3 4 5 साल के रुझान से कि जो आपका टर्म 2 का जो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर, वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी से ही आ जाता है। और इस बार भी कम से कम 80% या 90 से भी ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे। तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक का 9.1 एक्सरसाइज का 100% सॉल्यूशन लेके आया हूं। इसे आप ध्यान से समझें और देखें और सुने, और साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठे। इसी तरीके से मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा और आपको 100% एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा। साथ के साथ कुछ हॉट क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और उसका सॉल्यूशन मैं रिटर्न में लेके आया हूँ बच्चे। उसका रीजन है कि आपके टाइम कम लगेगा, लिखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखें, एक सर्कस का टेंट है, 20 मीटर लंबी रोप है और वो बंधा हुआ है एक वर्टिकल पोल से ग्राउंड पर, और आपको पोल की हाइट बतानी है। अगर जो वो रोप बंधी हुई है ना, वो 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो मैं जल्दी से फटाफट से आपको इस क्वेश्चन को इसका आंसर दिखा देता हूं। आप समझ ही जाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। देखें जरा, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे मैंने पोल बनाया है, इसकी हाइट को h मान लिया है, और जो रस्सी की लंबाई है ना, वो 20 मीटर है। और हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। ओबियसली राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना था। आपको पता है कि अगर हम इसे ट्रिग्नोमेट्री की नजर से देखें तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ज्यादा सूटेबल होगा साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वैल्यू हमने पुट कर दी है और फिर हमें सॉल्व कर दिया है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको ध्यान रखना होगा आधा नंबर फिगर का होगा, और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो आधा नंबर आपका इसका भी बन जाएगा। और फिर जैसे ही आपने ट्राइंगल ले लिया है तो आपका 1.5 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, और आंसर लिखने का जो मार्क्स है वो आपका आधा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ा देता हूं, अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को आप फटाफट से पढ़ें। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क का बन सकता है कि एक ट्री है वो टूट जाता है किस स्टॉर्म की वजह से, और टूटकर वो अर्थ को टच करता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है, और डिस्टेंस जो है उसकी फुट से, ट्री के फुट से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो आपको ट्री की हाइट बनानी है। देखिए इस चैप्टर में बच्चों ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपको मान लेनी होंगी, यानी कि ट्री होगा या बिल्डिंग होगी या पोल होगा, कोई भी होगा, बिल्कुल इरेक्ट होगा, यानी कि 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो इन चीजों पे आप नहीं जाना। यहाँ पर एरोप्लेन उड़ेगा तो बिल्कुल हॉरिजेंटल उड़ेगा, है ना। यूजुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इन चीजों को आपको मान के चलना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से हट जाएगा। चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन पर मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मैंने आपको 100% समझाने की कोशिश की है। देखिए ये ट्री है, इस ट्री की हाइट को हमने h मान लिया है, और ये ट्री यहां से टूट गया है और यहाँ पर हॉरिजेंटल पर ये टच करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप देख रहे होंगे अगर हम ट्री की हाइट को h माने तो वो AC और BC दोनों के इक्वल होगा, और जो BC है वो PC के इक्वल हो, ये जो आपका AC है वो PC के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना होगा क्योंकि जो हिस्सा टूटा है वो ही यहाँ पर इंक्लाइंड हुआ है। चलिए अगर हम ट्राइंगल CPB ले लेते हैं, tan थीटा यूं लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है, तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है tan थीटा ज्यादा बेहतर होगा। tan 30 इक्वल टू BC अपॉन 8, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू 8 अपॉन √3 आ जाएगी। आप रेशनलाइज भी यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशनलाइज पहले करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बच्चे दोबारा से हम यही ट्राइंगल ले लेंगे
और इस ट्राइंगल में अब की बारी हम साइन थीटा लगा लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता लग चुका है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। साइन थीटा लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर यहाँ पर पीसी की वैल्यू आ जाएगी, पीसी एसी के इक्वल है, और हाइट जो है पीसी और एसी के सम के इक्वल है। एलसीएम ले लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे और आंसर को यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है या 4 मार्क का आता है तो इस लाइन को लिखना ना भूलें बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। अगर ये लाइन आप लिखेंगे तो इसका कोई मार्क्स नहीं है, और अगर नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जरूर सकता है। तो इस बारी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने आंसर की प्रेजेंटेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड बना लिए बच्चों के लिए पार्क में, ठीक है ना। एक 5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइड है वहां पर जो उसकी हाइट है 1.5 मीटर रखी गई है, और और 30 डिग्री का एंगल स्लाइड लगा बनाती है, और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई गई है वो उसकी हाइट 3 मीटर है और 60 डिग्री का एंगल वो बनाती है, यानी कि वो बड़े बच्चों के लिए है। तो आपको बताना है कि दोनों स्लाइड्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। इसके सॉल्यूशन को भी मैं लेके आया हूं आपके लिए, मैंने हैंड रिटन ही यहाँ पे रखा है, आपको समझ जरूर आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। 10th वाले बच्चे एनसीईआरटी को 100% अब कर लेना। देखिए एक प्लानिंग होती है कि पहले हम एनसीईआरटी पर जाते हैं, फिर एक्स्ट्राज पर जाते हैं, फिर हॉट्स पर जाते हैं, लेकिन वापस फिर दोबारा से हमें एनसीईआरटी पर लौटना जरूरी होता है। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड मैंने बनाई है और ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड मैंने बनाई है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि साइन थीटा हम लगा देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 5 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो 3 मीटर होनी चाहिए। अब बड़े बच्चों के साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम साइन थीटा फिर लगा लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम साइन थीटा पर चले जाएंगे, ज्यादा बेटर है, सुटेबल है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर भी बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ यहाँ पर आ जाएगी 2√3 मीटर। इन आंसर्स को जरूर लिख दीजिएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड, ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो अभी वन ट्राइंगल के क्वेश्चन एक तरीके से चल रहे हैं। 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लगता है मुझे कि इस बारी एक 1 ट्राइंगल का क्वेश्चन और एक 2 ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चले अगर हम, तो एक टावर है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, है ना, वो 30 डिग्री है, और वो जो पॉइंट है जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं वो 30 मीटर दूर है। तो आपको टावर की हाइट आपको बतानी है। अपने आंसर पर मैं फटाफट से आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 4, ये देखें, यहां पर ये मैंने टावर बना दिया है, उसकी हाइट को मैंने h मान लिया है। ध्यान रखना है बच्चे, फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, एंगल हमें दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो tan थीटा जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर आंसर छोड़ना ठीक नहीं होगा बच्चों, रैशनलाइज जरूर कर दें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप समझ गए होंगे, 10√3 मीटर आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का, इवन 2 का भी हो, तो ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि मुझे आज क्या अभी इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक काइट है, 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से वो उड़ रही है, उसके साथ में एक धागा बंधा हुआ है जिसे आप सद्दी जो भी कुछ कहते हैं, है ना, और उसको हमने ग्राउंड पर बांध दिया है। एक्चुअली हम हाथ से नहीं उड़ाना चाहते, यानी कि क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगर वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है और स्ट्रिंग में कोई भी गांठ या स्लैक नहीं है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आपको मानना है, स्लैक मान लिया तो ये क्वेश्चन जो है बहुत दूर चला जाएगा, आपसे फिजिक्स में चला जाएगा।
तो इसलिए इसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर ही रहने देना है। बच्चों ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि इस चैप्टर से जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए इसके सॉल्यूशन पर मैं आपको लेके चलता हूं। तो सॉल्यूशन देखें, ये सॉल्यूशन है बच्चों, ये काइट है, मैंने छोटी सी काइट बनानी चाहिए। एक बात फिर ध्यान रखें कि अगर काइट की रेडियस या लेंथ या ब्रेथ नहीं दी हुई है, इसका मतलब है वो चीज हमें पॉइंट साइज बनानी है, ठीक है ना। तो ये काइट की हाइट है, ये क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी कि ओब्वियसली इस ट्रायंगल में हमारे लिए साइन थीटा ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। टेन थीटा लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमें बेस निकालना नहीं है ना। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पहले टेन थीटा निकाला, बेस निकाला, फिर कॉस थीटा निकाला, तो वो करना बेकार में टाइम का वेस्टेज होगा। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर आंसर छोड़ा तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फंडा है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना चाहिए। रैशनलाइज कर दिया मैंने, डायरेक्टली कर दिया है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे √3 3 हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 40√3 मीटर हो जाएगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ले। ये क्वेश्चन भी अभी आपका एक ट्राइंगल का ही है। एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की तासीर बदल गई है बच्चों, यानी कि आपकी बारी बॉय की लंबाई बता दी है। ये बॉय की लंबाई अगर हाइट नहीं बताते तो पॉइंट साइज में हम बॉय को मानते, और अगर बता दिए तो हमें वही हाइट लेनी पड़ेगी। और एक वो बॉय खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर पर। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चे, फिगर को करेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो आपको बताना है कि उसने कितना मूव किया है। मैं फिर आपको अपने आंसर पर ले चलता हूं। ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर हो सकता है, छोटा भी क्वेश्चन है और गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। मैथमेटिक्स के टीचर को वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पसंद होता है जो क्वेश्चन आसान हो लेकिन कंफ्यूजन उसमें जरूर हो, ट्रिक उसमें थोड़ी सी हो, जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। और इसी से बच्चे की पहचान होती है कि उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना वो फोकस करता है। तो यही चीजें मेनली देखनी होती है टॉपर बच्चा छांटने के लिए। देखें तो बच्चे यहाँ पर ये टावर मैंने बना दिया है, 30 मीटर की हाइट क्वेश्चन में दी हुई है। ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, वो इसके टॉप को देखता है तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर वो यहां से यहां मूव कर जाता है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ओब्वियसली ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। और ये जो लेंथ है आप देख रहे होंगे वो 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 हो जाएगी। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल आपके बन गए। 10 हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए आर और बी, पहले छोटा ट्राइंगल ले लिया हमने, मर्जी है हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर आपको ये डर हो कि मेरे पूरा आंसर नहीं हो पाएगा तो छोटा वो वाला ट्रायंगल है जिसकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो, ताकि स्टेप मार्किंग में आपको मार्क मिल जाए। 1060 की वैल्यू ए बी अपॉन बी आर होगी, ध्यान रखना है, ए सी मत लिख देना, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने रेशनलाइज भी कर दिया है, अगर हो जाए तो कर दो नहीं तो लास्ट में करें। फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ए पी और बी। कभी कभी कुछ बच्चे ए पी आर ट्राइंगल ले लेते हैं, बिल्कुल गलत माना जाएगा बच्चों। वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से बी आर की भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 19√3, यानी कि उस बॉय ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है एंगल चेंज करने के लिए तो वो 19√3 मीटर है। मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल देता हूं, और अब दो ट्राइंगल के क्वेश्चन आने शुरू हो गए तो आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाएं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा है ना। एक ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, ध्यान रखना है, ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, गलती से आपने उसका मीनिंग गलत निकाल लिया तो फिगर गलत हो जाएगी और फिर आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं, आधा या 0 भी मिल सकता है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं बच्चे, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, बुक आप अपने साथ रख सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर फिगर बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बिल्डिंग है बच्चों 20 मीटर की है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है और इसकी हाइट को हमने h मान लिया है। आप देख रहे होंगे मैं जनरली उसी चीज को मानता हूं जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना, तो उससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होती है। बीसी 20 मीटर है, बीसी का
मतलब है हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है। अब देखें यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर मैंने पहले 45 डिग्री का एंगल लिया है कि बाय द वे अगर ये गलत भी हो जाए तो इस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बीपीसी में चला गया हूँ, 1045 की वैल्यू बीसी अपॉन पीसी हो जाएगी। यहाँ से हमने पीसी निकाल लिया, 1045 1 होता है, ठीक है ना। अब हम ट्राइंगल में चले गए ए पी और सी में, यहाँ पर फिर 1060 लगा दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के अंदर ही रिलेशनशिप हम ढूंढ रहे हैं। वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई है। इस लाइन को लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर मैं फटाफट से चला जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। लगभग आधे में हम आ चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन है। अब की बारी थोड़ा सा बदल गया है। स्टैच्यू है, एक स्टैच्यू आप जानते होंगे 1.6 मीटर का टॉल है, पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है ना। ग्राउंड से अगर हम है ना स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है, और अगर हम स्टैच्यू के बॉटम को देखते हैं, है ना, सॉरी, हाँ बिल्कुल, और अगर हम जो है पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं यानी कि स्टैच्यू का बॉटम हो गया तो वो 45 डिग्री होगा। तो आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है। तो सेम ही क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज हो गई है, यानी कि पहले ऊपर वाला हिस्सा निकलवाया था, आपकी बारी ऊपर वाला हिस्सा दिया हुआ है। देखें यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर सा एक स्टैच्यू भी बनाया है। तो ये है वही पेडिस्टल और इसके ऊपर स्टैच्यू है, ठीक है ना। ऐसी मूर्ति आपने पार्कों में या बहुत सारी जगह बनी हुई देखी होंगी। ये 1.6 मीटर है, इसकी हाइट को हमने h मान लिया है। ट्राइंगल में हम चले गए, पहले देख लें, मैंने 45 की तरफ मैं दौड़ा हूं क्योंकि इसमें तो गलती होगी नहीं, 1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, h आ जाएगी, इसकी वैल्यू h में ही रहने दें, चिंता ना करें। उसके बाद में आप ट्राइंगल ए पी और सी में चले जाएं, ए पी बी में बिल्कुल मत चले जाना बच्चों। फिर 10 लगा दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और इसको रैशनलाइज हमें करना पड़ा है, तो रैशनलाइज हमने कर दिया है। ध्यान रखना है इर्रेशनल नंबर आप डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपने आंसर को √3 में ही छोड़ दें। √3 की वैल्यू रखने की तब तक आपको जरूरत नहीं है जब तक आपके क्वेश्चन में ये दिया ना हो कि √3 की वैल्यू इतनी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका टाइम भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं आ जाता हूं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन नंबर 9, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए लाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना, है ना। तो क्योंकि कहां से कहां की तरफ है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग पर 60 डिग्री है। यहां पर गलती हो जाती है बच्चों को फिगर बनाने में। टावर की अगर हाइट 50 मीटर है तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी होगी। मैंने इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं, देखें बच्चे यहाँ पर ध्यान से। ये है 50 मीटर का एक टावर, बिल्डिंग h मीटर की हमने मान ली है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया है। तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। पहले मैंने 30 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लिया है, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये थोड़ा आसान लग रहा है। अगर ये गलत भी हो जाता है तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वैल्यू हमने पुट कर दी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबी की वैल्यू आ जाएगी। h की टर्म में ही क्यूबी की वैल्यू रख दें बच्चों, क्योंकि हमें क्यूबी की वैल्यू को तो रिप्लेस करना है और h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसे बनाए रखें, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी उसको रिप्लेस कर दें, हटा दें। अब दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे और यहाँ पर फिर tan थीटा लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया आंसर, यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो इतने मीटर है। आपको पूरे 3 या 4 नंबर मिल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बारी बारी से आए हुए हैं बच्चों, हर बारी कभी कोई कभी कोई कभी कोई। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, एक रोड के अपोजिट साइड में है, रोड 80 मीटर का है और रोड के बीच में एक पॉइंट है, और एक पोल की टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, दूसरे से 30 डिग्री का। तो आपको पोल की हाइट भी बतानी होगी और उस पॉइंट से दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस भी बताना होगा। क्वेश्चन को बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से समझना। देखें बच्चे, ये मैंने पोल बनाया है, ए बी और सी डी, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, दोनों को h ही मैंने मान लिया है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो ओबियसली ये 80 - x हो जाएगा,
यहाँ पर मैंने टेन थीटा से ही काम चलेगा, हाइपोटेन्यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशनशिप है वो टेन थीटा ही होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी या आपका ये समझदारी आपको करनी होगी। यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने h की वैल्यू निकाली है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। उसके बाद में 1030 मैंने लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू को हमने वापस यहाँ पर पुट कर दिया तो h की वैल्यू आ गई। आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 या 4 मार्क का ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों मैं चलता हूं। यहाँ पर तो फिगर बना हुआ है तो आपका काम आसान हो गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो फिगर बना हुआ आपके लिए नहीं आएगा, और अगर फिगर बना हुआ है तो 2 नंबर से ज्यादा का वो आंसर नहीं होगा। देखें, एक टावर है ये, और वो एक रिवर के एंड पॉइंट से अगर हम देखते हैं, बैंक से देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। अगर उस बैंक से 20 मीटर दूर से देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बनता है। तो आपको बताना है कि रिवर की ब्रेथ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, और साथ के साथ बताएं कि टावर की हाइट भी कितनी है। चलिए मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। तो 2 ट्राइंगल का ये क्वेश्चन है। तो दूसरे ट्राइंगल देखें जरा, यहाँ पर फिगर तो बना हुआ आपका था ही, पहले मैंने छोटे वाला ट्राइंगल ले लिया, आसान वाला, ताकि अगर ये गलत भी हो तो ये सही हो, सेफ चलें बच्चे, और हिम्मत जरूर रखें पूरा करने की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैंने फिर यहाँ पर चालाकी किया, अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो आप रेशियो में फंस जाएंगे, गलती होने के चांस होते हैं। डरना नहीं है, लेकिन फंसना भी नहीं है। दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं, फिर यहाँ पर टेन थीटा लगा दिया, वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ गई है तो h की वैल्यू 10 अंडर रूट 3 आ जाएगी। आंसर को लिखना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। मैं बार बार आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको आगाह जरूर कर रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को ऐसे लिखें जो आधा नंबर काटने की कोई हिम्मत ना करे। मैथ के टीचर आधा नंबर काटने की फिराक में रहते हैं अच्छे बच्चे से भी, है ना। 12वां जो क्वेश्चन है वो देखें, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है और एलिवेशन जो है किसी केबल टावर का वो 60 डिग्री है, और अगर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, बिल्डिंग से अगर उसके फुट का डिप्रेशन बनाए, ओबियसली नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन ही आएगा, तो आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है। चलिए क्वेश्चन के आंसर पर मैं आपको लेके चलता हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, देखो यहां से एलिवेशन 60 डिग्री है और डिप्रेशन 45 डिग्री है। पूरी हाइट को मैंने h मान लिया है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। पहले मैं 45 डिग्री ट्राइंगल पर चला गया हूं, क्योंकि ये ट्राइंगल से कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर टेन थीटा लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर यहाँ से h की वैल्यू आ गई और हाइट ऑफ द टावर हमारी बड़े आराम से ये निकल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 जो क्वेश्चन है वो देख ले, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, है ना। 75 मीटर का एक लाइट हाउस है सी लेवल से। अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का देखते हैं, जो दोनों शिप एक ही लाइन में है और एक ही साइड पर है, तो वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी ये कहने की जरूरत ही नहीं है आया या नहीं आया है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो देखिए दोनों शिप के बीच का डिफरेंस जो है x मीटर मैंने मान लिया है। ओबियसली बड़ा एंगल पास में होगा, छोटा एंगल दूर होगा। 75 मीटर का लाइट हाउस है, टेन थीटा ही लगाने से काम चल जाएगा, पीबी की वैल्यू आ जाएगी। 1030 लगा देंगे, फिर आपको वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल है उसकी हाइट भी दी हुई है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, और हाइट दी हुई है तो ये जो लेंथ है, हाइट जो है वो भी बदल जाएगी, यानी कि 1.2 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये बैलून है, ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का बैलून है ये, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बैलून है, तो हॉरिजेंटल उड़ेगा ये बच्चों। ये इस बात पर ज्यादा मत सोचना कि ये तो ऐसे जाएगा, ये तो ऐसे जाएगा, तो वो नहीं सोचना है, नहीं तो आपको मार्क्स 0 जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है,
तो चलिए मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। तो देखें यहाँ पर मैंने भी बैलून यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में उड़ाया हुआ है। तो फिर ध्यान रखें ये पूरी जो हाइट है 88.2 है, ये 1.2 माइनस होगा तो 87 हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो सकती है। और इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने x मान लिया है, सिंपल वो ही tan थीटा लगा दिया मैंने, पीडी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, रेशनलाइज भी कर दिया है। फिर दूसरे ट्राइंगल में चले गए, फिर मैंने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, यानी कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपके सामने यहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं बच्चे, ये और भी ज्यादा, और ये अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन देखें, एक स्टेट हाईवे है, टावर के फुट के साथ में जा रहा है वो, और एक आदमी एक कार में है और डिप्रेशन 30 डिग्री है, और अगर वो कार टावर की फुट की तरफ आती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो 6 सेकंड के बाद में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि वो कार टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। अपने आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मैंने बना दिया है। ध्यान रखना है बच्चे, डिप्रेशन दिया हुआ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का शो करना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आधा 1 नंबर टीचर काटने में देर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड को आप x मान लें, टाइम आपको दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, PQ जो डिस्टेंस है वो 6x हो जाएगी। tan थीटा से ही काम चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पर AB की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, है ना, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि ये क्यूबी की जो डिस्टेंस है वो 3x आ जाएगी, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसका मतलब है 3 सेकंड में ये जो कार है यहां से और यहां तक पहुंच जाएगी। सबसे लास्ट का क्वेश्चन भी देख लें बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में है कि एक टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट का, जो 0.4 मीटर और 9 मीटर दूर है टावर से के बॉटम से, ध्यान रखना है बच्चे क्वेश्चन को, वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से आ सकता है, और ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से आ सकता है। तो आपको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। कर देते हैं भाई, फिगर अगर सही बन जाती है, ट्राइंगल अगर हम सही ले लेते हैं तो ये प्रूव करना बहुत आसान होगा। ए बी को मैंने एच मान लिया है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर tan थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको छेड़ा नहीं, यूं ही छोड़ दिया है। दूसरा ट्राइंगल ले लिया, tan थीटा लगा दिया, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। tan थीटा इंटू cot थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, h की वैल्यू जो है 6 मीटर आ जाएगी, और ये प्रूव आपके लिए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये फुल्ली 100% सॉल्व किए मैंने एक्सरसाइज। ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको शो करना बहुत जरूरी है बच्चों, मैं स्पेशली इसके लिए आपको ये चीजें बताने आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, इसी तरीके से आपको हर एक एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व मिलेगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।